अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 7 यानी कि फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक में उनको सॉल्व करने वाले हैं, और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पीछे जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। द फ्लो रेट इज़, तो उसका जो फ्लो रेट होता है, और जब भी फ्लो रेट लिखते हैं आमतौर पे उसके साथ कुछ वर्ड नहीं लगा होता, तो वो वॉल्यूम फ्लो रेट ही होता है। ठीक है ना, ये बात आप जहन में रखिएगा। सो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज़ इक्वल फॉर ऑल सरफेसेज, हर सरफेस के लिए इक्वल रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप, ग्रेटर फॉर द लार्जर पार्ट्स ऑफ द पाइप, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो एरिया और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द फ्लूइड है, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस प्रोडक्ट को बेसिकली हम लोग Q से शो करते हैं, और Q ही जो कि मैं आपको कह रहा हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट है। ठीक है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट है जो कि डिपेंड करता है दो चीज़ों के प्रोडक्ट पे, यानी कि एरिया और स्पीड पे। अब क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब उस पर हम ये वाली जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर डायमीटर कम हो जाएगा यानी कि एरिया कम हो जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, ग्रेटर फॉर द लार्जर पार्ट्स ऑफ द पाइप। ठीक है, हर सरफेस के लिए सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो फ्लो रेट होता है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द पाइप, यानी कि जो पाइप है थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 2। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट करता है दैट हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब। बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक जब फ्लो हो रहा होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर थ्रू अ ट्यूब, किसी ट्यूब के ज़रिए, द सम ऑफ प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी ऑफ मोशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज़, याद रखिए वो कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल यही है कि अगर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तो इन दोनों का जो सम है, यानी कि प्रेशर का और एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। और एनर्जी ऑफ मोशन याद रखिएगा, जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसके मुताबिक जो प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ ये चलो P1 लिख देता हूँ, P1, और यहाँ पर आता है 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH1। ये हमेशा किसके बराबर होता है, इनके सम जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जब होता है ना, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लूइड, जब फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है तो H1 जो है वो बराबर होता है H2 के, यानी कि दोनों को आप H का नाम दे सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं इसको भी सिर्फ H बोल दूं और इसको भी सिर्फ H बोल दूं, तो आप देखेंगे कि ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर को कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा हमारे पास P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर बराबर होगा P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर, सेम रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रेशर का सम होता है ये वाली एनर्जी के साथ ना, रॉ V1 V के स्क्वायर के साथ, ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब प्रेशर तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रेशर का इतना इशू नहीं है, लेकिन ये एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। देखो, एनर्जी ऑफ मोशन जो होती है ना वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो बराबर होती है 1/2 mv का स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम में मैं इसको डिवाइड कराता हूँ वॉल्यूम से, और आपको पता है कि जब भी लिखा हुआ होता है कहीं पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही चीज़ बराबर हो जाती है डेंसिटी के। तो ये 1/2 रॉ V का स्क्वायर बनेगा। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ मोशन, जो हरकत की वजह से एनर्जी है, और वो भी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मुकम्मल ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करें। पहली बात, बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। कैसे, अगर इसी वाली एग्जांपल को मैं आपको दोबारा से बताऊं, तो यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये काइनेटिक एनर्जी को जाहिर कर रहा है। ये जो पूरी वैल्यू थी ये शो करती है उसकी
पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि रुके हुए स्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं इसको आप। तो इन सब का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि बज़ाहिर ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ही हमें ये बात बताता है। अच्छा, अगर यही सवाल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए होता तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है कि जो फ्लो रेट है, जो मास है, वो हमेशा सेम रहता है। तो आप दोनों की जो है वो तैयारी करके जहन में रखिए। नंबर 4, एज द स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस, जैसे जैसे मूविंग फ्लूइड की स्पीड बढ़ती है, द प्रेशर इन द फ्लूइड, जो प्रेशर होता है इन द फ्लूइड, वो क्या होता है? वही बर्नौलीज़ प्रिंसिपल से इसका आंसर निकल रहा है। क्या बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है कि प्रेशर 1/2 रॉ वी का स्क्वायर हमेशा बराबर रहता है कांस्टेंट के। अब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ये चीज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ इन दोनों का रिलेशन बनता है, प्रेशर का और स्पीड का स्क्वायर का, यानी कि स्पीड का, और इनका सम सेम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो नतीजे में स्पीड अपने आप को कम करेगी और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और प्लस होने के बाद आंसर सेम ही आएगा। बात समझे ना भाई? अगर इस पूरे फैक्टर का आंसर 10 आ रहा है और इस पूरे फैक्टर का आंसर जो है वो लेट से 20 आ रहा है, तो इसका मतलब इनका कांस्टेंट कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, क्योंकि इनका सम हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी वजह से मैं इसको रिड्यूस करके 5 कर देता हूँ तो अब ये कांस्टेंट वाला तो चेंज होने नहीं वाला। अगर मैं इसको रिड्यूस करके 5 कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को बढ़ा के 25 करेगा और सम हमेशा 30 रहेगा। तो अगर स्पीड बढ़ती है प्रेशर कम हो जाएगा, स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है एज द मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर ऑटोमेटिकली अपने आप को डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेस, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीज होता है तो व्हाट हैपन्स टू द फ्लूइड वेलोसिटी, तो फ्लूइड की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक तो है एरिया और दूसरा है स्पीड। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, यही जो एरिया है, एरिया पाई डी स्क्वायर ओवर 4 के बराबर होता है। पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है और स्पीड अपनी जगह पर है, ये कांस्टेंट रहेगा। बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। किसी भी वजह से अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो या बल्कि हम तो डायमीटर को चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम डायमीटर को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगी, और अगर हम डायमीटर को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर वाली बात समझाई ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप जहन में रखिएगा कि एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी ऑटोमेटिकली कम होकर जो इनका प्रोडक्ट है उसको कांस्टेंट रखेगी। दैट्स हम कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। जैसे ही आप देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीज़ होता है वैसे ही फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ जाती है। और इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल आपने देखी होगी कि अगर एक पाइप से पानी निकल रहा है और आप आमतौर पे जब छिड़काव कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं पानी थोड़ा दूर तक जाए, स्पीड उसकी बढ़ जाए, तो आप जो है वो आगे से पाइप को दबा देते हैं। तो जो पाइप को दबाना है तो बेसिकली आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्काई डाइवर फॉल्स थ्रू द एयर, एक स्काई डाइवर है, एयर में गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया है, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज़, अब जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? अब मैं आपको बात समझाऊँ मुकम्मल तौर पे हो क्या रहा होता है इस केस के अंदर। देखिए, जब भी कोई स्काई डाइवर, अब मैं बनाऊँगा नहीं स्काई डाइवर, जैसे ही कोई स्काई डाइवर, या चलो कोशिश करते हैं, एक स्काई डाइवर है, ठीक है, ये गिर रहा है नीचे की तरफ, तो होता ये है कि जैसे ही वो जंप करता है तो जो इसका वेट होता है वो इसको डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो इसको ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश करती है। अब आपको मालूम है जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता रहेगा, अच्छा ये जो फार्मूला है इसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो फोर्स है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अब होता ये कि शुरू में तो स्काई डाइवर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा होता है, और आपको पता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, ठीक है। तो पहले फॉर एग्जांपल जो अपथ्रस्ट फोर्स थी वो कम थी, लेकिन जब ये शख्स नीचे की तरफ गिरता रहेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी
कि ये जब स्पीड बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, कि जो फोर्स है ये वेट को बैलेंस करने लगेगा। जैसे ये फोर्स वेट को बैलेंस करने लगता है तो उस केस के अंदर ये जो शख्स है ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ गिरता है, जिसे कहते हैं टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी कहना है तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचते ही तब है जब जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाती है उसके वेट के, इक्वल टू हिज वेट। नंबर 7, विंड स्पीड अप एज इट ब्लोज ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, जो विंड स्पीड है स्पीडिंग अप बढ़ रही है, एज इट ब्लोज ओवर द टॉप ऑफ अ हिल, स्पीड बढ़ रही है तो क्या चीज़ किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर की है यहाँ पे एग्जांपल। तो आपको पता है स्पीड और प्रेशर का क्या रिलेशन है, स्पीड और प्रेशर का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलेशन मैंने आपको बताया। स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा, और अगर स्पीड हो जाए ज़्यादा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ प्रिंसिपल इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर स्पीड ज़्यादा तो इट मीन्स प्रेशर कम हो जाएगा। डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर। क्वेश्चन नंबर 8, एज अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एक फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, द प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट कैन नॉट चेंज विद टाइम। क्या प्रेशर चेंज नहीं हो सकता? द वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट कैन नॉट चेंज विद टाइम। वेलोसिटी सेम रहेगी, प्रेशर सेम रहेगा, बट करेक्ट आंसर है द डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम और लोकेशन। इनकम्प्रेसल का मतलब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते तो आपको पता है जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो नतीजे में उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और जितना वॉल्यूम कम हो जाता है डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो अगर हम इनकम्प्रेसिबल कह रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। जब वॉल्यूम और मास दोनों चेंज नहीं हो सकते इसका मतलब डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम और लोकेशन। नंबर 9, अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टेडी फ्लो। इस मरतबा जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है, देयरफॉर, तो क्या बात सही है, द वेलोसिटी ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्लूइड डज नॉट चेंज हो सकती है, एरिया चेंज होने की वजह से स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। द प्रेशर डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। प्रेशर भी चेंज हो सकता है, जब एरिया चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज हो सकता है स्पीड चेंज होने की वजह से। द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। हाँ, ये बात है, जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेरी नहीं कर सकती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एग्जांपल पाइप है, यहाँ पर उसका डायमीटर कम है और इधर में डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो गया। तो अब ये बात तो कंफर्म है कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा होगा तो इधर जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इधर स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि लेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर एक पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है तो हर एक पार्टिकल जब यहाँ से गुजर रहा होगा तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। एट अ पॉइंट जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहती है, बट पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती है। ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह रहे कि कहीं पे भी सेम रहेगी, हम ये कह रहे हैं कि टाइम के लिहाज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। नंबर 10, ये थोड़ा सा आपको समझा चुका हूँ मैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ही एक शक्ल है। ठीक है जी, ये हैं वो 10 MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स। आई होप समझ में आ गए होंगे। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।